नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है जूल केल्विन इफेक्ट, या जिसको हम जूल थॉमसन इफेक्ट भी बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी लेंथी टॉपिक भी है, तो कोशिश करेंगे इसको 2 से 3 लेक्चर में हम कवर करें ताकि अच्छे से समझ में भी आए और हम ऑल जो एस्पेक्ट्स हैं इसके उसको कवर कर पाएँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो हमें बेसिकली थ्योरी पोर्शन में हम कवर करेंगे। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है उसको समझेंगे, जूल थॉमसन एक्सपेंशन क्या होता है, क्यों ये एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एंथैल्पी जो होती है कांस्टेंट होती है, क्यों कांस्टेंट होती है उसको हम प्रूफ के साथ समझेंगे। ठीक है, फिर इस प्रोसेस में आइसेंथैल्पिक कर्व क्या होता है, आइसेंथैल्पिक कर्व को बनाना सीखेंगे, किस तरीके से कूलिंग होती है, हीटिंग होती है, वो हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग हम देखेंगे अलोंग आइसेंथैल्पिक कर्व, समझ में आ चीज़ें। देन वी विल ऑल्सो सी इन्वर्जन कर्व। आइसेंथैल्पिक कर्व में एक और कर्व बनता है इन्वर्जन कर्व। ठीक है ना, उस चीज़ को हमें कवर करना है। तो काफ़ी छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चीज़ें आए समझ में। तो देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या कवर किया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में ना जूल एक्सपेंशन कवर किया था, है ना। और आज के लेक्चर में हम क्या कवर कर रहे हैं, जूल केल्विन एक्सपेंशन। समझ में आया। ठीक है, तो देखो ना, दोनों अलग टॉपिक है, ये और ये दोनों अलग टॉपिक है, सेम नहीं है, ध्यान रखना। समझ में आया। हालांकि दोनों में क्या चीज़ होती है, दोनों में टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। तो जूल में आपको दीदी ध्यान हो तो हमने एक जूल कोफिशिएंट निकाला था, क्या कि चेंज इन अ टेम्परेचर व्हेन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। समझ में आया। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। तो हम यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन होता है, जूल एक्सपेंशन क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन होता है। और हमने देखा था किस तरीके से जब गैस एक्सपेंड होती है तो वॉल्यूम उसकी इंक्रीज होती है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से टेम्परेचर किस तरीके से घटता बढ़ता है और गैस की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो ये चीज़ हमने कवर की थी। आज हम पढ़ेंगे जूल केल्विन एक्सपेंशन। समझ में आया, या जिसको जूल थॉमसन एक्सपेंशन भी कहा जाता है। तो केल्विन जो थे उनका दूसरा नाम थॉमसन भी था पहले। समझ में आया, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा। तो कहीं भी आप जूल केल्विन एक्सपेंशन देख लो या जूल थॉमसन एक्सपेंशन देख लो, बात ही की है। समझ में आई चीज़ें। तो इसको आज हमें कवर करना है। तो इसमें क्या होता है कि हम गैस को एक्सपेंड ही करते हैं तो उसमें भी टेम्परेचर में चेंज आता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन जो कोफिशिएंट होता है, हम देखते हैं कि चेंजिंग टेम्परेचर। समझ में, यहाँ पे वॉल्यूम का कंसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि जूल एक्सपेंशन में हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखते हैं। यहाँ देखते हैं किस तरीके से प्रेशर, क्योंकि जब एक्सपेंड होगी गैस तो प्रेशर में तो चेंज आएगा ही आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर हाउ टेम्परेचर चेंजेस। समझ में आया कि हीटिंग होती है या कूलिंग होती है। समझ में आया। और एंथैल्पी क्या होते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट। तो ये दोनों का फर्क है। हालांकि इन दोनों का जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो हम ऑलरेडी कवर करेंगे, इन चीज़ों को, है ना। समझ में आया। तो जूल केल्विन इफेक्ट को इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं 2-4 चीज़ें जो हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए थी वो मैंने आपको बताई है, ध्यान रखना। समझ में आया। तो देखो, तो जूल थॉमसन इफेक्ट, या जिसको हम बोलते हैं जूल केल्विन इफेक्ट, क्या है, समझ में ध्यान से देखना। क्या एक्चुअली में दिस इफेक्ट डिस्क्राइब्स द टेम्परेचर चेंज। क्या डिस्क्राइब करता है, टेम्परेचर चेंज ऑफ अ रियल गैस और लिक्विड। समझ में आया। व्हेन इट एक्सपेंड्स थ्रू अ पोरस प्लग और थ्रोटलिंग व्हील फ्रॉम अ रीजन ऑफ कांस्टेंट हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ कांस्टेंट लो प्रेशर। अब कहने का मतलब देखो, सिंपल सी बात ही है। देखो यहाँ पर जो है ये हाई प्रेशर हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेरे पास गैस है, ठीक है। उसका मान लीजिए टेम्परेचर क्या है, T1। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, T2 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यदि यहाँ पे इसको कंप्रेस करता हूँ तो देखोगे जो ये स्मॉल पोर्स है, देख रहे हैं ना, स्मॉल पोर्स से गैस क्या जाएगी इसके अंदर, दूसरे वेल्व के अंदर, ठीक है, दूसरे वेसल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। समझ में आया। तो ये यहाँ पर हाई कांस्टेंट प्रेशर हमने मेंटेन करके रखा है, प्रेशर को हम चेंज नहीं कर रहे। यहाँ पर लो प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करके रखा है, वो हम चेंज नहीं कर रहे। समझ में आया, ठीक है। तो गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये पिस्टन आगे की तरफ मूव कर जाएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना है। तो पहली तो बात ही, दूसरा ये थर्मली इंसुलेटेड है, हम कोई हीट अंदर एक्सचेंज विद सराउंडिंग के साथ, इसके साथ कोई नहीं कर रहे हैं। समझ में आया। तो जब हम एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है कब, थ्रू द पोरस प्लग्स, ये जो छोटे छोटे छिद्र देख रहे हैं ना, इसमें से जब गैस निकलती है ना, अंदर पास होती है तो थ्रोटल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे गैस का दम घुट गया। मैं थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज में यदि बात करूँ तो, समझ में आया, ठीक है ना। इसी वजह से ना जूल थॉमसन इफेक्ट को हम थ्रोटलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। और एक्सपेंशन होता है गैस का तो इसको जूल थॉमसन एक्सपेंशन या थ्रोटलिंग प्रोसेस है, थ्रोटलिंग एक्सपेंशन भी बोल देते हैं सिंपली। समझ में आया। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, जूल थॉमसन इफेक्ट डिस्क्राइब करता है टेम्परेचर चेंज जब गैस को पोरस प्लग से या थ्रोटलिंग वेल्व से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पास कराया जाता है थर्मली इंसुलेटेड कंडीशंस के अंदर। समझ में, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। और इस प्रोसेस को हम थ्रोटलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि देयर आर सम कंस्ट्रिक्शंस। तो पोरस प्लग होते हैं, जैसे ऐसा भी हो सकता है, स्पंज है जैसे यहाँ पे बहुत, है ना, बहुत स्मॉल होल्स हैं, तो गैस इस होल्स में से पास होगी, ठीक है ना। तो ये क्या एक तरीके का पोरस प्लग हो गया। तो इसको ना पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई चीज़ें। तो एक तरीके से जब गैस पास होती है तो कंस्ट्रिक्शन होता है उसके पास, वो रेसिस्ट होती है, थ्रोटल हो जाती है, दम सा घुटने लगता है गैस का, इसी वजह से इसको थ्रोटलिंग प्रोसेस बोलते हैं, कुछ नहीं, ठीक है।
एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, जूल थॉमसन एक्सपेंशन। और इसमें टेम्परेचर में चेंज आता है जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस एक्सपेंड होती है, तो सीधी सी बात है इस अफेक्ट को, टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है उस अफेक्ट को जूल केल्विन अफेक्ट कहेंगे। समझ में आया, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि अब जब गैस पोरस प्लग से पास होगी तो इट विल फेस फ्रिक्शन एंड टर्बुलेंस इन द थ्रोटल। समझ में आया, ठीक है। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी। अब देखो जूल थॉमसन एक्सपेंशन जो होता है एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, यानी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। एंथैल्पी हम जानते हैं क्या होती है, एच से हम डिनोट करते हैं, एच इज इक्वल टू यू प्लस के पी वी, प्रेशर वॉल्यूम यू इज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। समझ में आया। तो जो डी एच है वो क्या हो गया, जीरो, ये कांस्टेंट रहती है। अब ये कांस्टेंट कैसे रहती है आइए उसको समझते हैं। अब देखो ध्यान से, तो गैस को कंसीडर करते हैं भाई पोरस प्लग से पास हो रही है, समझ में। और हम ये भी मैंने भी बताया कि पूरा सिस्टम क्या है, आइडियाबैटिकली इंसुलेटेड है, ठीक है। इसको आइडियाबैटिकली इंसुलेटेड कहना ज़्यादा बेटर नहीं होगा, ये थर्मल इंसुलेटेड हम कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, ये गलत टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। तो एंटायर सिस्टम क्या थर्मल इंसुलेटेड है। जब हम आइडियाबैटिकली इंसुलेटेड कह देते हैं ना तो उसका मतलब एंट्रोपी जीरो हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। थर्मल इंसुलेट इवन डेल क्यू यदि जीरो है तो इन दैट केस ऑल्सो वी कैलकुलेट एंट्रोपी। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर यदि आप ध्यान से पढ़ते आ रहे हो तो उसमें समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो थर्मल इंसुलेटेड होता है, मतलब हीट का कोई एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता, ठीक है ना। तो हम जानते हैं भाई डेल क्यू क्या होता है, डी यू प्लस के पी डी वी। तो ये टर्म तो हो गई जीरो, तो डी जीरो इज इक्वल टू डी यू प्लस के पी डी वी। मेरे पास ये टर्म आ गई फर्स्ट लॉ से, ठीक है। समझ में आई बात चीज़ें। अब देखो तो गैस कहाँ से स्टार्ट होती है, हाई प्रेशर साइड से। तो देखो ये दूसरा डायग्राम है, सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है ना। बस कुछ चीज़ें नहीं, बस यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आप गैस मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो हाई प्रेशर है, P1 प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है P2। तो P1 प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। देखो गैस क्या हो रही है, पास हो रही है, समझ में आया। और यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, V1, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, V2 है, समझ में आया। इंटरनल एनर्जी यहाँ पर मान लीजिए U1 है और इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या है, U2 है। अब देखो जो हमारे पास डी यू प्लस के पी डी वी इज इक्वल टू जीरो आया है, यदि मैं दोनों पाथ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, मतलब कहने का मतलब है इस वेल्व में भी और इस वेल्व में भी, तो क्या होगा, है ना। तो यदि आप इसको ध्यान से देखें तो मैं देखना चाहता हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो देखो जब इस पार्ट पर देखो, फर्स्ट पार्ट पर, तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो वो क्या आएगा, U1, समझ में आया। और यहाँ ठीक है, और फिर इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि सारी गैस उधर चली जाएगी ना, पोरस प्लग से क्या आ गई, पास हो गई। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो मान लो पहले इंटरनल एनर्जी U1 थी, फिर जीरो हो गई प्लस के, ठीक है ना, पी डी वी, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो प्रेशर है, इस साइड में प्रेशर है वो कितना है, P1 है, समझ में आया। और वॉल्यूम क्या थी, V1, और बाद में वॉल्यूम कितनी हो गई, जीरो, ठीक है। कोई डाउट है, प्लस। अब देखो फिर से मैं क्या करता हूँ, दूसरे पाथ पर यदि जाऊँ तो जो टोटल चेंज है, मतलब पूरे पर इंटीग्रल मैंने किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मेरे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी पहले तो गैस तो पहले यहाँ नहीं थी, है ना, और फिर बाद में यहाँ गैस आ गई, तो उसकी इंटरनल एनर्जी मान लो कितनी हो गई, U2 हो गई प्लस, ठीक है। कोई डाउट है। और यहाँ पर प्रेशर कितना था, पहले तो प्रेशर नहीं था, बाद में प्रेशर कितना हो गया, P2। देखो पहले यहाँ गैस नहीं थी, गैस यहाँ से इसमें आई है, समझ में आया। ध्यान रखना ये डायग्राम पे थोड़ा मत सोचना ऑलरेडी यहाँ पे पहले गैस प्रेजेंट थी, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया P2 dV और ये इज इक्वल टू जीरो, समझ में आया। तो जो वर्क यहाँ पर होगा वही वर्क यहाँ पे मुझे, मान लीजिए यहाँ पर गैस को कंप्रेस करने में जो वर्क लगा वो यहाँ पर वर्क गेन हो जाएगा उसी टर्म में, समझ में आया। तो यदि आप इस चीज़ को हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यदि आप इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, वो सॉरी इंटीग्रेट करो, तो देखो इससे मुझे क्या मिलेगा, U1 प्लस के P1 V1, ठीक है, प्लस, और ये मुझे क्या मिलेगा, U2। देखो ये माइनस आएगा ना, यहाँ पे ये तो माइनस देगी ना ये टर्म, तो जीरो समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ से भी क्योंकि फाइनल वैल्यू मेरे पास जीरो है ना। अच्छा यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, U2 प्लस, और ये क्या मिलेगा, P2, और ये मुझे क्या मिलेगी, वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, V2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ना वॉल्यूम V2 आएगी, ठीक है। प्रेशर तो कांस्टेंट है, समझ में, हाई कांस्टेंट प्रेशर से लो कांस्टेंट प्रेशर की तरफ जा रहे हैं। ये टर्म टोटल क्या होगा, जीरो, ये उधर चला गया, तो सिंपली मेरे पास ये आया, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक है, कुछ भी नहीं है। यहाँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया, नहीं तो आप सीधा इस फॉर्म पर भी आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। समझ में आया। तो पहले प्रेशर V1 था, वॉल्यूम V1 था, इंटरनल एनर्जी थी, तो जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब गैस यहाँ से कहाँ चली गई, यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो था सब कुछ चीज़ें, फिर यहाँ पर गैस आ गई, तो उसको मान लो कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगी, कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। और ये U1 प्लस V1 क्या होता है, ये तो हमारे पास एंथैल्पी होती है, तो दिस इज व्हाट द एंथैल्पी इज। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, H1 इज इक्वल टू H2, है ना, या मैं लिख सकता हूँ डेल H इज इक्वल टू जीरो। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में या हम कहें जूल थॉमसन एक्सपेंशन में जो इस पूरे प्रोसेस में एंथैल्पी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो ये एक आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन है या आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, समझ में आया क्या है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम आइसेंथैल्पिक कर्व बनाएंगे,
ठीक है। तो आइसेंथैल्पिक कर्व क्या होगा, इसको हम या आइसेंथैल्प भी बोल देते हैं। कर्व होता है जो बेसिकली रिलेशन है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। हम वही तो देख रहे हैं कि जब हाई प्रेशर से, ठीक है ना, गैस लो प्रेशर की तरफ जा रही है तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, समझ में। अब वो कूलिंग होगी या हीटिंग होगी वो दूर की बाद की बात है, ठीक है। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस एक्सपेंड हो रही है तो उसके टेम्परेचर में क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस प्रोसेस में। और इस प्रोसेस में जो ग्राफ बनता है उस हम देखते हैं इस प्रोसेस में एंथैल्पी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, आइसेंथैल्पिक बोलते हैं, कर्व बोलते हैं या आइसेंथैल्प बोलते हैं, समझ में आया। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। तो आइसेंथैल्प कर्व है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है ना, वेयर एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। अब बनाना कैसे है इस ग्राफ को, अब यहाँ ध्यान से देखो। तो देखो बेसिकली हमारे पास सिस्टम ये है क्या, यही तो है, ठीक है। यहाँ मेरे पास पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ से गैस इसमें ऐसे पास होती है ना, ये गैस हो गई सपोज, ठीक है। और ये मेरे पास पिस्टन हो गया, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, हम क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है आइसेंथैल्पिक कर्व कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमें सीरीज ऑफ जूल केल्विन एक्सपेंशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। कैसे, अब देखो सिर्फ और सिर्फ आप पहले क्या करो, यहाँ पर जो है ना कुछ गैस होगी तो उस गैस का भी कुछ टेम्परेचर T1 होगा और उसका कुछ प्रेशर P1 होगा, सीधी सी बात है। तो इसको आप फिक्स रखो, इसको चेंज ही नहीं करना, समझ में आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गैस का जो इनिशियल टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसको फिक्स कर दो। आपने फिक्स कर दिया। अब क्या करना है, बाद में जब गैस को अब गैस को क्या करना है, अब गैस यहाँ से यहाँ पास होगी, हम जूल केल्विन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, समझ में आया। क्या करेंगे, जूल केल्विन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो जब यहाँ पे गैस क्या हो गई, पास हो गई अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रेशर आएगा P2, उसके कोरस्पोंडिंग कुछ ना कुछ तो भाई टेम्परेचर भी होगा T2, समझ में आया। अब हो सकता है T2 टेम्परेचर ज़्यादा आए तो इसका मतलब हीटिंग हो गई, और T2 टेम्परेचर यदि कम आए तो इसका मतलब कूलिंग हो गई, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा ये है, तो हमें क्या करना है, हमें जो फाइनल प्रेशर है ना, फाइनल प्रेशर जो है इसको चेंज करते रहना है। फाइनल प्रेशर को क्या करो आप, चेंज करते रहो। तो हमें देखो, जैसे मैं टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या बनाऊंगा, ग्राफ, ठीक है। तो फाइनल प्रेशर मैंने कुछ फाइनल मतलब कुछ प्रेशर लिया तो उसके कोरस्पोंडिंग कुछ टेम्परेचर आएगा, समझ में आया। तो मेरे पास यहाँ पे POT कुछ मिलेगा, एक पॉइंट मिल गया मान लो। मैंने प्रेशर ये चीज़ मैं क्या रखा हूँ, कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ, समझ में आया। T1 P1 कांस्टेंट रखे। अब फिर से मैंने P2 लिया, P2 की वेरिएबल लिया, P2 को मैंने क्या कर दिया, कम ले लिया, थोड़ी सी P2 की वैल्यू मैंने कम ले ली। अब उसके कोरस्पोंडिंग एक और टेम्परेचर आएगा, तो मैंने फिर ये एक डॉट आ गया मेरे पास, मतलब प्रेशर थोड़ा सा मैंने कम किया। देखो पहले मैंने ये लिया था ना, समझ में आया। तो जैसे आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, तो पहले मैंने मान लो कोई P पॉइंट लिया तो इसके कोरस्पोंडिंग कुछ प्रेशर आया और कुछ टेम्परेचर आया, समझ में आया। फिर मैंने क्या यहाँ पे प्रेशर घटा दिया, ये सब T1 P1 सेम रखा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, प्रेशर को घटाया है, समझ में आया। प्रेशर को क्या कर दिया, घटाया। तो उसके कोरस्पोंडिंग फिर एक और टेम्परेचर आएगा, तो फिर उसके कोरस्पोंडिंग फिर एक और टेम्परेचर आया, समझ में आया। फिर से मैंने क्या किया, फिर से मैंने प्रेशर को घटाया। अब देखो ऐसे जाने पे प्रेशर घटेगा ना, तो देखो फिर से प्रेशर घटाया और उसके कोरस्पोंडिंग टेम्परेचर आया। तो यदि आप देखो ऐसे हम जा रहे हैं तो प्रेशर को तो मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। अब देखो यदि आप गौर से देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो देखो 3 वाले पॉइंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, नहीं होगा, है ना। और किससे ज़्यादा होगा, 2 वाले से ज़्यादा होगा और 1 वाले से भी ज़्यादा होगा, समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हम यहाँ बेसिकली क्या हमने यहाँ से समझा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। फिर एक पॉइंट के बाद क्या होगा, मैंने फिर से प्रेशर क्या लिया, कम लिया, फिर से कम लिया, फिर मैंने टेम्परेचर देखा, अब टेम्परेचर बढ़ा नहीं घट गया, देखो आ गया नहीं आ गया, समझ में आया। फिर से मैंने प्रेशर घटाया, देखो फिर से मैं प्रेशर घटा ही रहा हूँ, फिर से मैंने प्रेशर घटाया, फिर से टेम्परेचर कुछ आया, देखो टेम्परेचर कम हो गया, फिर से मैंने प्रेशर कम लिया, तो देखो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, समझ में आई बात या नहीं आई। तो हम यहाँ से क्या जाने, ठीक है। हाँ हमने क्या किया, जो ये एक ही प्रोसेस है, तो देखो ये T1 P1 मैंने कांस्टेंट रखा है, तो जो एंथैल्पी रहेगी ना इस प्रोसेस में वो कांस्टेंट रहेगी मेरे पास। तो जो फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट्स आएंगी उनको मैंने उन डिस्क्रीट पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर दिया PT ग्राफ पे। तो मुझे देखो कैसा कर्व मिला, मुझे ऐसा कर्व मिला, समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा तो इस कर्व के लोग एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है। मैं कोई दूसरे इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर ये फिक्स कर दूं, समझ में आया, तो मैं मतलब ये कुछ और ले लूँ तो मैं फिर से दूसरा कर्व बना सकता हूँ, उस कर्व के लोग एंथैल्पी कांस्टेंट होगी। फिर मैं कोई एक और कर्व ले सकता हूँ, इन वेरिएबल्स को वेरी करके फिर से एंथैल्पी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, समझ में आया। तो ये हमें मिला है यहाँ पर ग्राफ, इसी को हम बोलते हैं आइसेंथैल्पिक कर्व, समझ में आया। तो हमने क्या नोट किया, पहले क्या हो रही थी, हीटिंग, समझ में आया, और फिर उसके बाद क्या होने लगी, कूलिंग। क्योंकि हम जब गैस को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो एक्सपेंड में क्या होगा, प्रेशर घटता ही तो है, इसीलिए तो देखो हम ऐसे गए, समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है ना भाई। हम जूल थॉमसन एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन में तो प्रेशर कम होता है पहले, समझ में आया। तो प्रेशर कम होने पे हम देख रहे हैं टेम्परेचर पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यानी चेंज हो रहा है टेम्परेचर में विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर व्हेन एंथैल्पी इज कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट, समझ में आया। इसका हम पूरा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे।
कोई डाउट है? अच्छा, तो पहले जैसे मैंने बताया हीटिंग हुई और फिर क्या हुई, कूलिंग हुई। तो एक ऐसा टेम्परेचर यहाँ रहा होगा ना जिससे कि पहले क्या हुई होगी, हीटिंग, और बाद में क्या हुई, कूलिंग। तो उसी को ना हम इन्वर्जन टेम्परेचर बोल देते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। समझ में आ गई बात? तो इन्वर्जन टेम्परेचर बोल देते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना, तो काफ़ी सिंपल है। तो देखो कर्व जो होता है ना, थ्रोटलिंग प्रोसेस को नहीं डिस्क्राइब कर रहा, कर्व तो है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है, किस तरीके से आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में जूल थॉमसन एक्सपेंशन में टेम्परेचर प्रेशर के साथ वेरी करता है, ठीक है। क्योंकि जो थ्रोटलिंग प्रोसेस तो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, तो उसको तुम क्या कर्व पे आप कैसे दिखाओगे, वो तो हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। समझ में? तो कर्व ओनली कनेक्ट्स इक्विलिब्रियम एंड स्टेट्स, ठीक है। एंड स्टेट्स को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ में, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। कोई डाउट है? अब ध्यान से देखो, अब ये तो मैंने कोई एक पर्टिकुलर T1 P1 के लिए लिया था, है ना। हम चाहे तो बहुत सारे कर्व ऐसे बना सकते हैं। तो आप यदि गौर से ध्यान से इसको देखो, ग्राफ को देखो, तो ये मेरे पास क्या है, H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 है, ये H6 है। तो ऐसे बहुत सारी फैमिली ऑफ आइसेंथैल्पिक कर्व्स में बना सकता हूँ किसी भी गैस के लिए, ठीक है। समझ में आया? तो आप यदि गौर से देखो, जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, फिर मैंने एक कर्व ये बनाया, ठीक है। अब देखो ये हाईएस्ट पॉइंट आप देख रहे हो ना, है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। एक और ले लेता हूँ मैं, तो ये हाईएस्ट पॉइंट के अंदर कूलिंग होगी, क्योंकि टेम्परेचर देखो क्या हो रहा है, घट रहा है प्रेशर घटाने से। समझ में आया? ठीक है। तो यदि आप गौर से देखो तो इन पॉइंट्स को, ये देखो एक ये पॉइंट्स हो गया, ये जो है मैक्सिमम है किसके, आइसेंथैल्पिक कर्व के, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो देखो इनसे बाहर यदि मैं बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ता है, इनके अंदर आऊं तो टेम्परेचर घटता है। समझ में आया? देखो टेम्परेचर घट रहा नहीं, ये वही प्रोसेस है जो मैंने जैसे यहाँ समझाया। तो अंदर आया क्या होता है, तो इन जब डॉट्स को मैं ड्रॉ करता हूँ तो मुझे इन्वर्जन कर्व मिलता है। समझ में? इन्वर्जन आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि एक साइड इसकी हीटिंग हो रही है तो दूसरी साइड कूलिंग हो रही है, इन्वर्ट हो गया। तो अलोंग गिवन आइसेंथैल्पिक कर्व हमने देखा कि कुछ सर्टेन प्रेशर रेंज में, तो कुछ सर्टेन प्रेशर रेंज में तो गैस हीट होती है ड्यूरिंग एक्सपेंशन, और कुछ सर्टेन प्रेशर रेंज में कूलिंग होती है, टेम्परेचर घट जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये मेरे पास है। अब ध्यान से देखना एक बात, तो जो मैक्सिमम कूलिंग इफेक्ट होता है, तो जो मैक्सिमम कूलिंग इफेक्ट होता है ना, कब होता है, जब इनिशियल स्टेट लाई नियर द मैक्सिमम ऑफ आइसेंथैल्पिक कर्व। मान लो एक इनिशियल स्टेट यहाँ है, आप कहाँ पहुंच गए, फिर एक्सपेंशन के बाद यहाँ भाई प्रेशर डिक्रीज किया ना आपने, ऐसे पहुंच गए, तो आप देखो बिल्कुल शार्प डिक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। आप देखो यहाँ पे बिल्कुल क्या हुआ है, शार्प डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि जो कर्व है ना, बिकॉज इस रीजन में ना स्मॉल डिक्रीज इन प्रेशर प्रोड्यूस लार्ज डिक्रीज इन टेम्परेचर, लार्ज डिक्रीज इन टेम्परेचर यही तो होगा। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये है। तो मैक्सिमम कूलिंग इफेक्ट जो है कहाँ, इस जो मैक्सिमम कर्व के पास में ही होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ग्राफ से हम समझ सकते हैं। यदि मैं बिल्कुल मैं इस इन्वर्जन कर्व की बात करूं तो यहाँ पर तो ना कोई कूलिंग होगी ना हीटिंग होगी। समझ में आया? क्योंकि ये ऐसी तो है ना, ये एक है कोई इस पॉइंट पर यदि मैं बात करूं तो देखो स्लोप है, यही तो आएगा। तो ये क्या है, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है। तो स्लोप की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पर तो जीरो होगा, लेकिन नियर द मैक्सिमम पॉइंट के नियर, क्योंकि ये तो ऐसे आएगा ना, सडन नीचे आएगा ना यहाँ पे, तो सडन ड्रॉप होगा। तो जो मैक्सिमम कूलिंग इफेक्ट भी यही होता है, थोड़ा सा ही हम प्रेशर घटाने पे तुरंत टेम्परेचर में कमी आती है। वो कहने का मतलब यहाँ पे ये है। फैमिली ऑफ एंथैल्पिक कर्व मैंने बताया है, हम बहुत सारी H1, H2, H3 ऐसे बहुत सारी एंथैल्पीज के लिए कर्व बना सकते हैं। तो वही मेरे पास फैमिली ऑफ एंथैल्पिक कर्व होता है। समझ में? ठीक है। इन्वर्जन कर्व, अब देखो इन्वर्जन कर्व तो भी मैंने समझा दिया है ना, ये मेरे पास आइसेंथैल्पिक कर्व हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो हम देख रहे हैं भाई इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, टेम्परेचर में कमी आ रही है। तो इन पॉइंट्स को जब हम ड्रॉ करते हैं तो मेरे पास ये बनता है, तो ये सी टाइप बन रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कर्व। बिलो इन्वर्जन कर्व, यानी बिलो कहने का मतलब ये कूलिंग होती है, और इससे एबव क्या होती है, हीटिंग होती है। ठीक है, समझ में आया? हम इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो एबव इट हीटिंग और बिलो इट कूलिंग। समझ में आया? और जिस टेम्परेचर पर ये चेंज आता है उसको हम इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं। समझ में आया? इन्वर्जन टेम्परेचर हम कल भी बताऊंगा मैं, ठीक है। हम कल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर भी सीखेंगे इसका। समझ में आया चीज़ें? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।